नमस्कार, मैं मेहमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। बात आज कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। कंगना रनौत ने इमरजेंसी मूवी बनाई है, इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी पर, और वो 6 सितंबर को रिलीज होने वाला है। फिल्म का जो टीजर है, जो ट्रेलर है, जो आउट हुआ है, उसको लेकर के काफी ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, खास करके सिख कम्युनिटी की तरफ से। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया है। सिख कम्युनिटी का ये कहना है इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि खालिस्तानी है वो गोलियां चला रहे हैं, जो हिंदू सिविलियन है, इनोसेंट, उनको मार रहे हैं। जबकि इमरजेंसी का और खालिस्तानी मूवमेंट के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं। लेकिन कंगना रनौत का एक अलग तर्क है। उनका तर्क है, ये फिल्म इमरजेंसी जो हमने बनाई है, इस फिल्म में ये भी कवर किया गया है कि इमरजेंसी, एक तो ये चीज कवर किया गया है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, और दूसरा ये कि उसके आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हुए, क्या रहे कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे क्या रहे। तो कंगना रनौत की जो राजनीतिक समझ है वो ये है कि इमरजेंसी की वजह कर खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं राहुल राहुल जी। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को नमस्कार। राहुल जी, सबसे पहला तो ये आपकी राय जानेंगे, कमेंट लेंगे कि इमरजेंसी जो मूवी है, इसमें को जो खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? कंगना रनौत का कमेंट बता दिया मैंने। उनका कहना है कि हमने इमरजेंसी में दिखाया है कि इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, और खालिस्तान जो है उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस था इमरजेंसी का। रोमान जी, तो देखिए, जो लोग भी इतिहास पढ़ते हैं या राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान रखते हैं, कंगना जी नित नया ज्ञान देते रहती हैं। तो इसलिए जो आपातकाल लगा और जो पूरा खालिस्तान का पूरा आंदोलन रहा, या फिर अगर चले तो उसको पंजाब में सिख आतंकवाद के विस्तार के रूप में भी देखें, तो इस दोनों के बीच में कहीं से भी किसी प्रकार का कोई अंतर संबंध कहीं से भी नजर नहीं आता। तो जी। जो तथ्य है और जो कंगना की फिल्म प्रदर्शित कर रही है, देखिए वो सही। दोनों बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हैं। रुमान जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, जिनको लग रहा है कि देश में आजादी 2014 में आई है, तो फिर जी। अब 1975, 76, 77 के घटनाओं के साथ साथ वो क्या क्या अन्याय कर सकती हैं, वो अन्याय हम लोग इस फिल्म के जो है कि ट्रेलर में हम लोगों को नजर भी आ रहा है। तो जी। एक तरह जी। से जो उनका तर्क है कि इमरजेंसी के एक तरह से प्रतिफल के रूप में जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट था, तो वो कुतर्क वही समझ सकती हैं। अरे, हमें लग रहा जी। है कि आज की युवा पीढ़ी को, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, आज लोग पढ़ने लिखने की संस्कृति से दूर हो रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे हाँ। चीजों को पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान लेते हैं, उन्हीं लोगों को फिर से एक तरह से गलत ज्ञान और उनको गलत रूप से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास इस फिल्म में करने का किया गया है, रुमान जी। हाँ, असल बात यही है कि जो यंग जनरेशन है आज का, भारत युवा भारत है। यंग जनरेशन जो है वो उसे तो उसको उसने ना इमरजेंसी देखा, ना उसने खालिस्तानी मूवमेंट जो शुरू हुआ, ना उसने उसने देखा, ना बुले स्टार देखा, ना उन्होंने इंदिरा गांधी को देखा। तो आज का तो यंग जनरेशन है, जैसा आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादातर तो लगे रहते हैं, मोबाइल पे ही व्हाट्सएप लगे रहते हैं, तो उन्हें तो फिल्म को ही ऑथेंटिक मानते हैं, कि चाहे वो कश्मीर फाइल पे फिल्म हो या ये इमरजेंसी आ रही है। तो यंग जनरेशन इस चीज को अगर इस तरह से लेता है जैसा फिल्म दिखाया गया है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? मतलब ये क्या सरकार की मंशा यही है कि हम जो दिखाएं वही इतिहास, जो दिखाएं इतिहास, जो पढ़ाएं और जो दिखाएं फिल्म के जरिया, उसे ही जनता माने, यंग जनरेशन उसी को माने, उसी को कबूल करे? रुमान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं रही, ये उल्टे अंग्रेजों के साथ जो है कि कहीं न कहीं इनकी प्रतिबद्धता लगातार, तमाम उसके जो है कि सैकड़ों साक्ष्य मिलते हैं। तो वो आप फ्रीडम मूवमेंट के लड़ाई में ये थे नहीं। अब इतिहास जी। बदल बदल के अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे स्थिति में देखिए, कंगना तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत तौर पर नेता है, और वो अगर इतिहास तोड़ मरोड़ रही है तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है। लेकिन जिन फिल्मों जी। का नाम अभी रोमान जी आपने लिया, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, उसमें भी इसी प्रकार की चीजें हम लोगों को नजर आई। और सबसे जो दुखद चीज है, जब हम लोग कहते जी। हैं कि आज के समय में तमाम तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है। आप बताइए, फिल्म सेंसर बोर्ड नामक जो संस्था है,
वो संस्था क्या कर रही है, उसका कोई योगदान है कि नहीं है। अगर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं, तो फिर वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को क्यों चलने दे रही है। क्लियर है कि कहीं न कहीं उसको भी सरकार के चापलूस लोग बैठे हुए हैं और सरकार के भक्ति भावना में इस प्रकार की फिल्में बनाई जा रही हैं। मैं तो नहीं, दावा देता हूं कि अगर किसी को हिम्मत हो तो वो 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर भी फिल्म बना ले और सेंसर बोर्ड उस फिल्म को भी पारित कर दे। सबसे मुश्किल और मुसीबत वाली चीज ये है कि आज के युवा पीढ़ी को अंधकार युग में रखने का पूरा ये प्रयास है। अब देखिए, द केरला स्टोरी का एक घटनाक्रम आपसे बात करते हुए मुझे ध्यान में आ रहा है रोमान जी। जी, उसमें बताया गया था 30,000 से ऊपर लड़कियों की संख्या को उन्होंने बताया था केरला स्टोरी में। और जब हम्म, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक ने माफी मांगते हुए बताया था वो 30,000 की संख्या नहीं है, 33,000 की, वो 3 की हम्म, संख्या है। तो आप सोच लीजिए कि उनके 30,000 उनकी संख्या यूं बदल जाती है उनकी। तो हाँ, अगर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी स्क्रूटनी की तो वो 30,000 से 3 पे आ गए। तो मेरा सवाल ये है कि ये तथ्यों का मंथन तो सुप्रीम कोर्ट ये जो कर बड़ा रही थी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ऊपरी लेवल से, सिस्टम के द्वारा। बिल्कुल ऊपर सिस्टम के द्वारा हो रहा। नहीं तो मेरा सवाल ये है रुमान जी कि अगर ये काम जो सुप्रीम कोर्ट कर रही थी वो काम तो पहले फिल्म सेंसर बोर्ड को कर देना चाहिए था और हम्म, वो आंकड़े वहीं से सुधर जाने चाहिए थे। तो ये एक तरह हम्म, से कंगना के तमाम बयानों को अगर हम लोग देखें, अभी उन्होंने जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया, अब वो बयान अभी अभी के युवा पीढ़ी ने तो जरूर देखा होगा, जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, कि नहीं, दिल्ली के सीमाओं पर 13 महीने तक किसान बैठे हुए थे। कंगना कहते हैं कि वो आतंकवादी थे, वहां पे जो है कि आतंकवादी बैठे हुए थे, गोलियां चल रही थी, लाशें गिर रही थी, जिससे कि खुद और भारतीय जनता और पार्टी और को, और वहां महिलाओं का रेप हो रहा था। और वहां ये भी महिलाओं का रेप हो रहा था। ये भी तो बड़ा अब आप गंभीर सोच, आंदोलन है। अगर अगर दिल्ली एनसीआर में 13 महीने तक किसान बैठे और इतने गंभीर किस्म के आरोप वो लगा रही हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत तौर पर जारी करना पड़ा कि हम उसके बयान से दूरी बना ले रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि जो फिल्म जो अभी उनकी सितंबर में रिलीज होने वाली है, 6 सितंबर को, क्या उस फिल्म के स्टोरी से भी बीजेपी दूरी बनाएगी? क्या वहां उस वो जो गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं? और बड़ी बात यह है रुमान जी कि दूरी बनाने से क्या होगा? आप अपने नेता के ऊपर कोई जिम्मेवारी तो तय नहीं करते हैं। तो कंगना के इस फिल्म के स्टोरी को देखें या कंगना के बाहरी जीवन को देखें, वो अम्बेडकर को भी 4 गाली देने से पीछे नहीं हटती है। वो कहती है कि भारत में जो है कि आरक्षण दिया गया है और आरक्षण के कारण ही पूरे देश की दुर्दशा हो गई है। तो वो सीधे सीधे भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी हमला कर देती है। हमें तो लग रहा है कि स्मृति ईरानी का स्थान लेने के लिए कंगना आनंद फानन में बहुत प्रयत्नशील है। सांसद पद से उन्हें खुशी प्राप्त नहीं हुई है रुमान जी, जी इसीलिए हाँ, इमरजेंसी सरीखे फिल्म लेके वो आ रही है। उनका अगला लक्ष्य है कि उन्हें अब केंद्रीय मंत्री पद मिले। लेकिन हाँ, सबसे दुखद चीज जो इस जगह पे लग रहा है, हम लोग लाइटर मोड में तमाम बातें कर सकते हैं कि जी अलग हाँ। अलग एजेंसी क्या कर रही हैं, और अगर केंद्र सरकार शीर्ष स्तर पर गलत तथ्यों वाले फिल्म को इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, तो फिर ये हमारे लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, मैं अभी भी और कहता हूं, अभी तक किस मुद्दे पे इमरजेंसी में जो डिस्टॉर्टेशन सिख कम्युनिटी को भी जो इतराज है, जिस तरह से खालिस्तान को दिखा दिया गया, टेलर जैसा दिखाया गया, इस पे पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया। हालांकि सिरसा जो पहले शिरोमणि में थे, अकाली दल में थे, वहां से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, विधायक हैं, उन्होंने जरूर इस पर कहा। लेकिन जो बात हमारी हुई सिरसा, जिससे मैंने बात किया, तो सिरसा उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी में इस चीज पर बातचीत चल रही है, मगर पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का कंडेमनेशन नहीं आया है इस फिल्म को लेकर के। और बात समझी जा सकती है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया इतनी आसानी से, बिना कोई उसमें काट छाट किए हुए, बिना ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल किए हुए। क्योंकि उसमें एक शब्द और भी है जो इंदिरा गांधी के जो कैरेक्टर है, कंगना जो बोलती नजर आ रही है कि हम हमें शिमला समझौते को लेकर के, कि हमें देश प्रेम नहीं, हमें खुद से प्रेम। जबकि इंदिरा गांधी अपने आखिरी दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चुनाव के दौरान जो उन्होंने कहा था कि जिसम का उनका आखिरी खतरा देश के लिए। जी, बिल्कुल रुमान जी, देखिए उसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेके, पूर्व प्रधानमंत्री को लेके इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं कि वो कोई भी राष्ट्रवादी देशभक्त कोई उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो आपने चीजें कही
कि वो उड़ीसा में चुनाव प्रचार के लिए इंदिरा गांधी गई थी। जिस दिन गई वो उस दिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा जो है वो देश के लिए काम है, और अगले दिन जो है उनकी हत्या हो गई और निर्मम निशंस हत्या हो गई उनकी। जी। तो एक तरह से उनका उनके जीवन को अगर शुरुआत से देखें, जब से उन्होंने जन्म लिया और आखिरी क्षण तक वो राष्ट्र सेवा में समर्पित रही। मैं तो जी। रुमान जी यही चीज मैं कहूंगा कि एक तो देश ने 2014 से 2024 का समय भी देखा, ये 10 वर्ष तो बीत ही चुका है हम लोगों के सामने में, और ये 10 वर्ष एक किस तरह से अघोषित आपातकाल के बीच में बीता। वो तो जी। अगर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो तो घोषित आपातकाल की स्थिति थी, और उस घोषित हाँ। एक संक्षिप्त अवधि की आपातकाल की स्थिति रही। जनता ने उस समय उन्हें जो है कि अस्वीकारा भी। 77 में के चुनाव में वो हारी भी, और 80 के चुनाव में जनता ने फिर से उन्हें स्वीकार भी कर लिया। जी। तो बीजेपी तो ये तो पहले स्पष्ट करे कि वो अपने अघोषित आपातकाल के बारे में क्या कहती है। बीजेपी का अगर हम लोग पिछले संसद सत्र में हम लोगों ने देखा है कि जब से नया संसद भवन में प्रधानमंत्री जी सेंगोल की बात कर रहे थे, न्यायदंड की बात कर रहे थे, सामने में न्यायदंड लगा के विपक्षी 146 सांसदों को बाहर करके आईपीसी और सीआरपीसी जैसी महत्वपूर्ण धाराएं पारित करा रहे थे। विपक्ष रहित संसद में आप महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करा रहे थे। ये लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली है? तो ये जो एक दुखद सी स्थिति है, मैं जिसके तरफ हाँ, इशारा कर रहा हूं कि वहां पे इमरजेंसी की जो वास्तविक घटना दिखाती, तब भी हम लोग मानते हैं कि चलिए ठीक है, इतिहास के कुछ पृष्ठों से, इतिहास से हम लोग सीख ग्रहण करते हैं। लेकिन कंगना के फिल्म का उद्देश्य इतिहास से सीख ग्रहण करना नहीं है। कंगना के फिल्म का उद्देश्य तो देखिए, पहला उद्देश्य है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छवि को खराब करके कांग्रेस के छवि को खराब करना, और दूसरा है कि कहीं कहीं जो सिख कम्युनिटी है उसके छवि को भी खराब करने का सीधा सीधा प्रयास करना है। देखिए, इस यहाँ पे इस देश में हम लोगों ने देखा हिंदू मुस्लिम विभाजन पिछले 10 वर्षों में लगातार चलता रहा। इमरान जी और रुमान जी, वो आप लगातार 24 आवर उसी के ऊपर मामले चलते रहे। दूसरा चीज हम लोग देखे, किसान आंदोलन शुरू हुआ तो फिर इस सरकार को सिख भी अब सही नहीं लग रहे, उनको भी किस तरह से अलग किया जाए, उनको भी कैसे टारगेट किया जाए। तो जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है उसी प्रोपेगेंडा को ही कंगना अपने फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ा रही है, और यही कारण है कि सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाएं चुप होकर सीधे सीधे उसे पारित कर दे रही। हाँ, नहीं, बात सही है बिल्कुल, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा है। जैसे कि इंदिरा गांधी को ये दिखाया जा रहा है बोलते हुए कि इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी नेवर सेड दिस। वो कांग्रेस आई के प्रेसिडेंट थे बरुआ जी, और बरुआ ने ये बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही, कंगना रनावत ने फिल्म में दिखाया है, शिमला समझौता देश के लिए जो है वो एक गद्दारी है देश के लिए। अरे, शिमला समझौता कब हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वार के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। किसने किया था? इसी संसद में वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी को कि दुर्गा की ये है प्रतिमूर्ति है, ऐसे ही कहा था कुछ उन्होंने, वाजपेयी जी ने। बिल्कुल। तो जब शिमला समझौता दिखा रहे तो फिर आप पूरा कॉन्टेस्ट में जाओ ना, फिर पाकिस्तान या हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर भी दिखाओ, बांग्लादेश भी दिखाओ। ये पूरा एक प्रोपेगेंडा फिल्म जो है उसका ये हिस्सा है। हालांकि एक कंगना रनावत बीजेपी की सांसद जरूर है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी है, एक अदाकारा भी है। तो एक अदाकारा को जब वो अदाकारी करता है तो उसको फिर बैलेंस होना चाहिए, ईमानदारी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी फिल्म को लेकर के। और दूसरा जो बात आपने कही कि सिख कम्युनिटी को, ये कंगना रनावत जो है, इनको क्या सिख कम्युनिटी से कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भी एलिमेंट जोड़ दिया, सिख आतंकवादी बैठे थे वहां पे, और इस इमरजेंसी को भी खालिस्तानी से जोड़ दिया, और खालिस्तानी आतंकवादी बैठे थे ऐसा उन्होंने कहा था किसान में, और इसमें भी खालिस्तानी जोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है कि एक चाहे उन्हें प्रॉब्लम है, या फिर एक उनकी कोशिश है कि भारत में दूसरे धर्म के लोग लोग जो हैं, अब कम्युनिटी में अलग अलग मतौलामी के जो लोग हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, नफरत पैदा की है। देखिए रुमान जी, जो आखिरी वाक्य बोला वही ध्रुव सच्चाई वाला वाक्य है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हालांकि काफी हद तक दम तोड़ चुका है। और हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में कि राम मंदिर का मामला हो, तमाम प्रधानमंत्री ने अपने जिस तरह से घृणित तमाम बयान दिए, उसके बावजूद भी उन्हें उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। जिस बांसवाड़ा में उन्होंने बयान दिए थे वहां पे भी जो है कि लाखों मतों से जो है कि उनके कैंडिडेट को हारना पड़ा।
लेकिन जी। कंगना एक तरह से उसी मामले को फिर भी बढ़ा रही है, जो हम लोग कहते हैं कि विविधता में एकता, जो भारत का एक मूल सांस्कृतिक गुण रहा है, उस पूरे विविधता में एकता वाले मामले के ऊपर की हर विविधतापूर्ण स्थितियों के बीच में एक विभेद पैदा कर दिया जाए, एक वैमनस्य की स्थिति पैदा कर दी जाए। कंगना कम से हाँ कम हाँ। वही प्रयास करते हुए नजर आ रही है। मैं अब दो तीन मुद्दे जो आपने बड़े गंभीर उठाए, अब बताइए, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, और वो उसकी इंदिरा गांधी ने, जो बरुआ जी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, और वो जो पूरा स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने उन्होंने खंडन किया था कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है उस समय, जब उसके पूरे संदर्भ में देखें। तो जिस स्टेटमेंट को इंदिरा गांधी खुद ही स्वीकार नहीं कर रही है, दूसरे जी बरुआ जी ने वो स्टेटमेंट दिया, आप फिल्म में उस स्टेटमेंट को इंदिरा गांधी के मुख पे रख के बुलवा दे रहे हैं उन्हें। तो देखिए, अब इससे ज्यादा हास्यास्पद चीज क्या होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो उनका फिल्म इमरजेंसी पे है, अगर वो इमरजेंसी पे ही बना रहे तो इमरजेंसी फिल्म बनाते, तो उसमें फिर वो शिमला समझौते पे कहाँ पहुंच गई। और शिमला समझौते पे वो पहुंची है, जो फिल्म में वो दिख रहा है हम लोगों को। अब आप सोच के देखिए कि अभी भी बांग्लादेश में एक संकट की स्थिति है, हमारे विदेश नीति का कितना बड़ा सा फेल्योर है ये, तमाम तरह की चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो वर्तमान में आपको जी। बांग्लादेश की आपकी पूरी नीति फेल है। किस पड़ोसी के साथ रुमान जी हम लोग के अच्छे संबंध है आज के समय में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी जो चाइना की है, वो पूरा हम लोग को सफल होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप देखिए, हम लोग श्रीलंका में देख लें, म्यांमार में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, चीन खुद ही है, आसपास में अभी हम लोग जो तमाम जो दूसरे देशों में स्थितियां बन रही है वो हम लोगों को नजर आ रही है। तो जो पड़ोसी देशों वाली जो पूरी पॉलिसी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल गुजराल डॉक्ट्रिन भी उस जमाने में चला करता, तो वो सब कुछ टूटता फूटता नजर आ रहा है। तो वर्तमान तो कंगना को दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्वर्णिम इतिहास है उसके ऊपर मैं मानता हूं इसे कि शिमला समझौते के ऊपर जो तमाम वो चीजें, वो दृश्य फिल्म में दिखाई दे रही है, भारत के स्वर्णिम इतिहास को एक तरह से कालिक से पोतने का प्रयास है। हाँ हाँ। क्योंकि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें दुर्गा कहते हैं, अब ये उन्हीं तथ्य को लेके, ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान के उन्होंने दो टुकड़े कर दिए। आप सही। पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए चले जा रहे हैं, और भारत में जो कुछ असहमति के स्वर हो उनको आप पाकिस्तान समर्थक कह दीजिए, उन्हें आप आतंकवादी कह दीजिए। तो आप तो पाकिस्तान में चले जाइए जब इच्छा हो आपकी, और यहाँ पे सरकार से असहमति के स्वर रखने वालों को आप कुछ भी कह दीजिए। मुख्य चीज ये है कि इस पूरे प्रकरण में, जैसा मैंने पहले कहा, कंगना की फिल्म में अगर हम लोग देखेंगे, अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिल्म रिलीज होगी और जब जी उसके एक एक दृश्य देखेंगे तो उसमें हमें लग रहा है कि वो पूरा फिल्म एक तरह से उसमें प्रोपेगेंडा फिल्म ही है वो। और वो उसको मैं जी। बिल्कुल उसी तर्ज पे देखता हूँ जैसे कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी को देखा, जिसमें सच्चाई से जिन फिल्मों का कोई दूर दूर का संबंध नहीं था, उसी पैटर्न पर बनी हुई है फुल एक राजनीतिक फिल्म है, जिसमें कि सच्चाई से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। इसलिए दर्शकों को समझना चाहिए कि वो ऐसे फिल्मों से दूर रहे, और कम से कम अधिकृत जानकारी, अधिकृत स्रोतों से वो पढ़ाई लिखाई करें और अधिकृत जानकारी प्राप्त करें। अच्छा, ये फिल्म को लेकर के खास के पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिख कम्युनिटी का प्रोटेस्ट हो रहा है, फिल्म पे बैन लगाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता की आजादी है, ये इसका ये उल्लंघन होता है? अगर फिल्म को बैन लगाए तो पब्लिक के विवेक पर ना छोड़ा जाए, पब्लिक देखे नहीं, बहुत सारी फिल्म पिट जाती है, पब्लिक नहीं देखती है। तो मान साहब देखिए, सवाल आपका बड़ा सही है, लेकिन चूंकि आपने संविधान का मामला उठाया है, भारतीय जी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। और उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2), उस जी। अभिव्यक्ति के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक नहीं, आठ आठ प्रतिबंध लगाते हैं। हाँ यानी हाँ। हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बयान दे सकता हूँ। हमें अपने, मेरे बयान ऐसे होने चाहिए जो सच्चाई के साथ करीबी से जुड़े हुए हों, हमारे बयान हाँ हाँ। ऐसे होने चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित ना करें, वो देश की एकता अखंडता को प्रभावित ना करे, तमाम तरह की चीजें हैं जिसको वो प्रभावित ना करें। तो इस तरह से 8 प्रतिबंध लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि लोगों को प्रतिबंध की मांग नहीं करनी चाहिए थी, हमारी हाँ। व्यवस्थाएं सही ढंग से चल रही होती, तो फिल्म सेंसर बोर्ड अगर सही ढंग से उसकी स्क्रूटनी कर देता तो ऑटोमेटिक ये समस्या सॉल्व हो जाती। लेकिन जब फिल्म निर्माता अपने जिम्मेदारियों का पालन ना करे, ऐसे तो दर्शकों के विवेक पे छोड़ा ही जाता है चीजों को, और यहाँ से इस प्रकार से सरकार समर्थन के में चलने वाली अधिकांश प्रोपेगेंडा फिल्में, कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों को छोड़ दें, तो वो लगभग सुपर फ्लॉप रही है, जनता ने उसे देखा भी नहीं है।